आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे शासक के बारे में बात करते हैं जिनकी कहानी वीरता और रहस्य दोनों से भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी में कितना इतिहास है और कितना अफसाना। तो सवाल यही है कि आखिर कौन थे पृथ्वीराज चौहान। जैसे ये नाम सुनते हैं शायद दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है ना। दिल्ली के एक निडर राजा जिन्होंने सिर्फ आवाज के सहारे एक ही तीर से अपने दुश्मन को ढेर कर दिया था। ये वो कहानी है जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है। लेकिन सवाल ये है कि इस हीरोइक टेल में, इस वीरता की कहानी में कितना सच है और कितनी कल्पना। बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो इतिहास को किंवदंती से अलग करने के लिए हमें सबसे पहले उन स्रोतों तक पहुंचना होगा जहां से ये कहानी आई हैं। चलिए सच्चाई की खोज करते हैं। अब देखिए, हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं। एक तरफ है ऐतिहासिक स्रोत, जैसे उस दौर के कुछ शिलालेख या फिर मुस्लिम इतिहासकारों के लेख, और दूसरी तरफ हैं पौराणिक गाथाएं, मतलब ऐसे महाकाव्य जो घटना के बहुत बाद में लिखे गए, जैसे कि पृथ्वीराज रासो। और इन पौराणिक गाथाओं में सबसे ज्यादा मशहूर है पृथ्वीराज रासो। माना जाता है कि इसे उनके दरबारी कवि चंद बरदाई ने लिखा था, और इसी किताब ने पृथ्वीराज की उस वीर गाथा को इतना पॉपुलर बनाया जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि इसमें कई बातें बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखी गई हैं, इसलिए इसे 100% सच नहीं माना जा सकता। तो चलिए अब इन कहानियों से थोड़ा हटकर जो ऐतिहासिक सबूत हैं उनके आधार पर असल पृथ्वीराज के शासन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी बात, पृथ्वीराज दिल्ली के राजा नहीं थे। वो सपादलक्ष नाम के एक इलाके पर राज करते थे जिसकी राजधानी थी अजयमेरु, यानी आज का अजमेर। दिल्ली को तो असल में उनके चाचा विग्रहराज चतुर्थ ने चौहान साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। तो ये जो दिल्ली का राजा होने वाली बात है वो ऐतिहासिक तौर पर उतनी सटीक नहीं है। उनका सत्ता तक का सफर भी काफी तेजी से हुआ। 1177 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वो काफी छोटे थे। कुछ साल अपनी मां के संरक्षण में राज करने के बाद 1180 तक उन्होंने पूरी तरह से बागडोर अपने हाथ में ले ली। और फिर देखिए, ठीक एक दशक बाद 1191 और 1192 में उनका सामना हुआ मोहम्मद गौरी से, तराइन के उन दो ऐतिहासिक युद्धों में। और अब आते हैं उनके शासनकाल की सबसे निर्णायक घटना पर, तराइन की लड़ाई। ये गौरी वंश के साथ उनके टकराव की कहानी है। ये पूरा टकराव दो हिस्सों में हुआ। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में चौहान सेना ने गौरी की सेना को बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी एक बहुत बड़ी सेना के साथ वापस आया और इस बार पृथ्वीराज की हार हुई। और यहीं पर कहानी और इतिहास का फर्क साफ दिखने लगता है। जो ऐतिहासिक स्रोत हैं जैसे तबकात नासिरी, वो सिर्फ 2 लड़ाइयों की बात करते हैं, लेकिन बाद की जो रचनाएं हैं जैसे प्रबंध कोश, वो कहती हैं कि 21 लड़ाइयां हुई थीं। सोचिए, 2 से सीधे 21। ये दिखाता है कि समय के साथ घटनाओं को कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। तो हार के बाद क्या हुआ? यहीं पे कहानी दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती है। उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी एक बड़ा सवाल है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखें तो लड़ाई के बाद पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया था। उन्हें अजमेर ले जाया गया और गौरी के अधीन एक शासक के तौर पर फिर से गद्दी पर बिठा दिया गया। लेकिन बाद में जब उन्होंने विद्रोह किया तो उन्हें मार दिया गया। लेकिन पृथ्वीराज रासो एक बिल्कुल ही अलग और ज्यादा नाटकीय कहानी सुनाता है। उसके अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां उन्हें अंधा कर दिया गया, और फिर उन्होंने सिर्फ आवाज सुनकर तीर से मोहम्मद गौरी को मार डाला और उसके बाद खुद भी अपनी जान दे दी। अब ये कहानी सुनने में तो बहुत रोमांचक लगती है, लेकिन ऐतिहासिक सबूत इसे सच नहीं मानते। क्यों? क्योंकि असल में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद 10 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहा और शासन करता रहा। तो जाहिर है शब्दभेदी बाण वाली कथा सच नहीं हो सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सच्चाई कुछ और थी तो ये किंवदंती इतनी ज्यादा पॉपुलर और इतनी मजबूत कैसे हो गई? आइए उनकी विरासत को एक शासक और एक प्रतीक दोनों रूपों में समझते हैं। देखिए, जो ऐतिहासिक पृथ्वीराज थे
वो अजमेर के एक राजा थे जिन्होंने अपने पड़ोस के राजाओं से युद्ध किए और आखिरकार एक बाहरी आक्रमणकारी से हार गए। लेकिन जो पौराणिक पृथ्वीराज हैं, वो समय के साथ-साथ प्रतिरोध और राजपूत वीरता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गए। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसे नायक थे जिनकी कहानी लोगों को हिम्मत और प्रेरणा देती थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर इतिहास में नायक बनते कैसे हैं? क्या वो सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों से बनते हैं या फिर उन कहानियों से जिन्हें कोई समाज सुनना और सुनाना चाहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।